नमस्कार दोस्तों, प्रिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 10 बातों की जो आपको टर्म इंश्योरेंस लेते टाइम ध्यान में जरूर रख लेनी है, ताकि आपको या आपके परिवार को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो चाहे किसी भी कंपनी का आप टर्म प्लान लो, ये 10 बातें आपको अवश्य ध्यान में रखनी है। सबसे पहले देख लीजिए पर्पस ऑफ द प्लान। आप जो प्लान लेने वाले हैं उसका पर्पस क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप दूसरों के देखा देखी प्लान ले रहे हैं, या आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के हिसाब से ले रहे हैं, आप अपनी लाइबिलिटीज है उसको प्रोटेक्ट करने के हिसाब से प्लान ले रहे हैं, आपके ऊपर लोन्स है उनसे आपकी फैमिली को बचाने के लिए आप टर्म प्लान ले रहे हैं। ये सारी चीजें आपके ध्यान में होनी चाहिए कि किस पर्पस के लिए आप एक टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं। उसके बाद आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपको ये प्लान क्यों लेना है और किस लिए लेना है। ये सारी चीजें भी हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। सबसे पहले हमें वो सारे क्वेश्चंस है उनके आंसर दे देने चाहिए कि हमारा जो टर्म प्लान है उसके लेने के पीछे पर्पस क्या है। कई बार मैंने देखा है कि इंश्योरेंस कंपनीज प्रेशराइज करके हम लोगों को इंश्योरेंस बेच देती है, हमें पता भी नहीं होता है कि हम इंश्योरेंस क्यों लेना चाहते हैं। जैसे आपकी कई बार होता है फाइनेंशियल नीड्स होती है, उनके कारण भी हम प्लान लेते हैं। आउटस्टैंडिंग लोन्स होते हैं, किसी भी मान लीजिए कि किसी का 2 करोड़ का घर का लोन है और आदमी को लगता है अगर मेरा कल को कुछ हो जाता है तो क्या मेरी फैमिली को 2 करोड़ का लोन पे कर पाएगी या नहीं। तो वो क्या करेगा, उस 2 करोड़ के लोन के अगेंस्ट में 2 करोड़ का अपना टर्म प्लान लेकर के रहेगा, ताकि अगर उनको कुछ होता है तो इंश्योरेंस कंपनी 2 करोड़ रुपए देगी और वो 2 करोड़ रुपए उनके परिवार है वो लोन कंपनी या बैंक को दे देगा, ताकि उनका लोन है वो चुकता हो जाए। तो ये सारे पर्पस आपको पहले से पता होने चाहिए इंश्योरेंस लेते टाइम। कवरेज अमाउंट होती है वो भी बहुत डिपेंड करती है। कवरेज अमाउंट कैसे डिटरमाइन की जाती है इस पे मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, वहां पे पूरा एक्सेल शीट के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको क्या करना है मोटा मोटी यहाँ पे इस वीडियो के हिसाब से मैं बता देता हूँ। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी आज कुछ हो जाता है आपके साथ तो आपके परिवार को कितने रुपए की जरूरत है, ताकि वो वैसी ही लाइफ जी पाए। क्या आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी है, अगर लाइबिलिटी है तो उनकी अमाउंट को भी आप कवरेज में अपने में जोड़ लीजिए और उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपना इंश्योरेंस कवरेज है वो लीजिए। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग ओवर और अंडर इंश्योर्ड। कई बार क्या होता है हम इस चक्कर में रह जाते हैं कि भाई हमारी लाइबिलिटी 1 करोड़ की है और हम 5 करोड़ का टर्म प्लान ले लेते हैं। वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसके बदले में आप बहुत सारी जो है प्रीमियम वो पे करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपके खर्चे ही महीने के लाख रुपए का लगभग आपका घर का खर्चा है, आपके ऊपर 1 करोड़ का लोन है और आप 25 लाख का या 50 लाख का इंश्योरेंस लेके बैठे हैं। आपको लगता है कि नहीं आप तो इंश्योर्ड है, तो आप गलत है। आपको अपनी सही इंश्योरेंस वैल्यू है वो पता होनी चाहिए, ताकि आप ना तो ओवर इंश्योर्ड रहे ना अंडर इंश्योर्ड रहे, और आपको जितनी रिक्वायरमेंट है आप उतना ही इंश्योरेंस अवश्य लेकर के रखें। पॉलिसी टर्म की बात करते हैं, इस पे भी हमने वीडियो बनाया था, क्योंकि जितनी भी इंश्योरेंस से रिलेटेड चीजें आती है उन पे हमने बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे बनाए हैं। अगर आप देखना चाहेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। डिटरमाइनिंग दी पॉलिसी टर्म, आपको पॉलिसी टर्म कितने साल का लेना है ये आपको सबसे पहले डिटरमाइन कर लेना है। इसके लिए क्या होता है, फैक्टर्स टू कंसीडर, आपकी एज क्या है अभी। जैसे आपकी एज मान लीजिए 40 साल है तो आपको लगना चाहिए कि आप कितने साल तक और कमाने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि आप 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं तो आपको आइडियली इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से अगले 20 साल तक के लिए ही अपना प्रोटेक्शन लेना है। और आपकी रिटायरमेंट की एज, आपके फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, जैसे मान लीजिए आपने 55 साल की उम्र में ही कोई घर का लोन ले लिया है तो आप 5 साल में वो घर का लोन पूरा नहीं होगा। मान लीजिए 25 अगले 75 ईयर की जब आपकी एज होगी तब पूरा घर का लोन पूरा होने वाला है, तो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है वो 75 ईयर्स तक जानी चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी किसी कारण से डेथ होती है तो फैमिली पे किसी प्रकार का फाइनेंशियल बर्डन नहीं आना चाहिए। अगर बच्चे वेल सेटल्ड है, आपकी वाइफ वर्किंग है, तो शायद आपको उतने टर्म प्लान की जरूरत नहीं पड़ेगी जितनी एक उस व्यक्ति को पड़ेगी जिसकी उम्र 50 वर्ष है, बच्चे अभी एजुकेशन ले रहे हैं और उन्होंने लोन पे घर ले रखा है, तो उस व्यक्ति को ज्यादा लॉन्ग टर्म प्लान की जरूरत पड़ेगी और टर्म प्लान की अमाउंट भी ज्यादा चाहिए होगी। ये सारी चीजें हमें ध्यान में रख लेनी है। उसके बाद होता है प्रीमियम पे आउट। प्रीमियम पे आउट में क्या होता है
किस फ्रीक्वेंसी में आपको प्रीमियम का भुगतान करना है। कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है मंथली, जैसे सैलरीड पर्सन है उनको मंथली इनकम आती है तो मंथली प्रीमियम का भुगतान कर लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, ईयरली प्रीमियम का भुगतान करते हैं, कुछ लोग क्वार्टरली प्रीमियम का भुगतान करते हैं, और कई इंश्योरेंस कंपनीज एक साथ ही पूरा प्रीमियम भुगतान करने का ऑप्शन भी देती है। और कुछ कंपनी लिमिटेड प्रीमियम भुगतान का ऑप्शन देती है जिसमें आप 5 साल तक प्रीमियम का भुगतान करेंगे, उसके बाद नहीं करना है, या 10 साल का प्रीमियम का भुगतान करेंगे, उसके बाद आपको प्रीमियम का भुगतान नहीं करना है। अब प्रीमियम पेमेंट में मैंने एक बहुत जबरदस्त वीडियो बनाया, उस वीडियो को आप एक बार अगर इंश्योरेंस लेने वाले हैं तो जरूर देख लीजिएगा कि आपको कौन सा प्रीमियम पेमेंट है वो आपको चुनाव करना चाहिए। ऑप्शंस यहाँ पे मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, ये जो मैं चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इंपॉर्टेंस ऑफ चूजिंग द राइट पेमेंट ऑप्शन क्यों जरूरी है वो हमने उस वीडियो में बता रखा है। फिर भी यहाँ पे अगर बड़ी बड़ी बात करता हूँ, मान लीजिए मेरे पास मंथली इनकम ही नहीं है, मेरे पास कोई, मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा इनकम आता है सालाना, मेरा इनकम आता है या 6 महीने में इनकम आता है, तो मैं अगर मंथली प्रीमियम का भुगतान करूंगा, हो सकता है पर्टिकुलर मंथ में मेरे पास प्रीमियम वो अमाउंट रहे ही नहीं, तो मैं प्रीमियम कैसे भुगतान कर पाऊंगा। दूसरी बात, मंथली प्रीमियम का आप पेमेंट करते हैं तो भूलने के चांसेस भी आपके बढ़ जाते हैं। इससे क्या होता है, आपको पेनल्टी लग सकती है, आपका इंश्योरेंस होता है वो बंद हो सकता है, ये सारी चीजें रहती है। तो आपको अपने हिसाब से, आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, फाइनेंशियल इन्फ्लोज के हिसाब से आपको ये सारे जो प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस है उनका चुनाव करना चाहिए। इंश्योरेंस में एक बड़ी चीज होती है राइडर्स। राइडर्स क्या होते हैं, जब आप इंश्योरेंस लेते हैं तो उसके साथ में कुछ एडिशनल ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे टर्म इंश्योरेंस की बात करते हैं, टर्म इंश्योरेंस के साथ में आप क्रिटिकल इंश्योरेंस का राइडर ले सकते हैं, आप एक्सीडेंटल कवर का राइडर ले सकते हैं, डिजेबिलिटी का राइडर ले सकते हैं। तो ये टाइप के राइडर्स आपको यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ मिल जाते हैं। राइडर्स लेने से क्या होता है, आप अपना जो रेगुलर प्रीमियम है उसके साथ कुछ एडिशनल प्रीमियम और पे करते हैं, उसके बदले में आपको ये राइडर्स मिल जाते हैं। ये राइडर्स आपको अलग से प्रोटेक्शन देते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी के साथ आपको जो चाहिए वो राइडर है या नहीं है। अगर आप कुछ इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको देख लेना है कि वो राइडर आपको वहां पे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अब ये सारी चीजें देख लेने से क्या होगा, कई बार क्या होता है कि आपको राइडर चाहिए, अगर आप अलग से राइडर लेंगे तो आपका पैसा ज्यादा रहेगा, लेकिन किसी इंश्योरेंस प्लान के साथ या इधर बंडल्ड राइडर आ रहा है तो वहां पे आपको कम प्रीमियम में भी आपको अच्छा सा राइडर वहां पे मिल जाता है। तो ये चीज भी आपको अवश्य ध्यान में रख लेनी है। एक्सक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी आपको बताए कि भाई इन कारणों से अगर डेथ होती है तो वो हम कवर नहीं करेंगे। ये चीज बहुत ध्यान में रख लेनी है, क्योंकि हम जल्दबाजी में प्लान ले लेते हैं, एक्सक्लूजन पे हम ध्यान नहीं देते हैं। तो एक्सक्लूजन हमें अवश्य ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनको इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं कर रही है, उनको ध्यान में रखते हुए ही हमें प्लान लेना चाहिए। हमें ध्यान रखना है कि कम से कम जहां पे एक्सक्लूजन होगा उनको हमें पॉलिसी को लेना है। मेजरली क्या होता है, जितनी भी इंडिया में इंश्योरेंस कंपनीज है उनके लगभग एक्सक्लूजन है वो सिमिलर टाइप के हैं। जैसे अगर सुइसाइडल डेथ है वो फर्स्ट ईयर में कवर नहीं होगी तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उसको कवर नहीं करती है। या कई इंश्योरेंस कंपनीज आपको बोलती है कि अगर किसी वॉर के कारण या नेचुरल डिजास्टर के कारण अगर डेथ हो जाती है तो वो उनकी पॉलिसी में कवर नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख लेनी है कि कौन कौन सी किस टाइप की डेथ्स है वो उस इंश्योरेंस कंपनी ने कवर नहीं कर रखी है। और रिव्यू कर लेना है पॉलिसी आने के बाद, पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलने के बाद भी आप रिव्यू कर सकते हैं कि उनमें जो एक्सक्लूजन आपको बताए थे वही एक्सक्लूजन उस पॉलिसी में दिए हैं या उसके अतिरिक्त भी कोई एक्सक्लूजन उस पॉलिसी में दे रखा है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो का मतलब होता है इंश्योरेंस कंपनी के पास कितने क्लेम आए, उनमें से कितने क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने पास कर दिए। जैसे मान लीजिए किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास 100 क्लेम्स आए, उनमें से 99 क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने पास कर दिए हैं तो उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99% हो जाएगा। उसके विपरीत अगर किसी कंपनी के पास 100 क्लेम्स आए और उसने सिर्फ 80 क्लेम पास किए तो वहां पे क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो 80% हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है जिस कंपनी का जितना ज्यादा क्लेम सेटलमेंट रेशियो होगा वो उतना ही अच्छा आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो अवश्य देख लेना है। आप चाहे तो ईडाई की वेबसाइट पे जाकर के भी क्लेम सेटलमेंट रेशियो देख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है इंपॉर्टेंस ऑफ चेकिंग द इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट रेशियो, क्योंकि आपने शुरू में कम प्रीमियम के चक्कर में कोई पॉलिसी ले लिया लेकिन बाद में क्या होता है आपको क्लेम सेटलमेंट है वो ज्यादा मिलने लगता है तो आपको उस चीज में दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट जो चीज हमें ध्यान में रखनी है वो है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द इंश्योरर।
देखिए, जितनी इंश्योरेंस कंपनी ने मान लो पॉलिसी बेच रही है, अगर कंपनी की खुद की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो हो सकता है कि उसके पास ज्यादा क्लेम आए तो उसके पास पैसा ही ना बचे क्लेम देने के लिए। तो फॉर बेटर जो हमारा प्रोटेक्शन है या हमारे रिस्क को और कम करना है, तो हमें उस इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेना चाहिए जिसकी फाइनेंशियल हेल्थ और ज्यादा अच्छी हो। स्पेशली जो बैंक इंश्योरेंस कंपनी होती है या एलआईसी है, इनकी फाइनेंशियल हेल्थ जबरदस्त है। इनसे अगर पॉलिसी लिया जाता है तो एक मन में जो विश्वास है वो बना रहता है। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी इंश्योरेंस कंपनी से पैसा नहीं मिलेगा, वहां भी मिलेगा, लेकिन अगर अगर मौका मिलता है, कंपेयर करना है, हमें ट्रेड ऑफ करना है, तो जिस इंश्योरेंस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है, हमें उस इंश्योरेंस कंपनी से जो है हमारा पॉलिसी लेना चाहिए। नेक्स्ट जो आता है प्रीमियम कंपैरिजन। प्रीमियम कंपैरिजन बहुत जरूरी हो जाता है। ये सारी चीजें हमने देख ली, सब पैरामीटर्स पे मान लीजिए 4-5 कंपनीज आपकी निकल के आएगी। वो कंपनीज आपको लगता है कि ठीक है, वो सारे पैरामीटर्स जो हमने अभी तक बात की उन पे ठीक बैठ रही है। अब बात आती है प्रीमियम की, क्योंकि प्रीमियम जो है वो आपके पॉकेट से पैसा जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के पास। तो हमें देखना है कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है वो कम प्रीमियम ले रही है। इतने सारे जो हमारे पीछे हमने जितने भी पैरामीटर्स बात की, तो उन पे पूरा सटीक बैठ रही है और प्रीमियम उसका कम है, उस इंश्योरेंस कंपनी के प्रति हम चले जाएंगे। अब आती है पॉलिसी रिन्यूअल की बात। कई बार क्या होता है, पॉलिसी रिन्यू करवाते टाइम किस प्रकार की इंश्योरेंस कंपनी के जो गाइडलाइंस है उनको भी हमें पूछ लेना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। और उनकी पेनल्टीज क्या है। कुछ इंश्योरेंस कंपनी हो सकता है कि आपका 2 साल 3 साल बाद आप रिवाइव करवाना चाहते हैं पॉलिसी, तो पेनल्टी ज्यादा लगेगा। कुछ इंश्योरेंस कंपनी कम लगाती है। तो ये चार्जेस पेनल्टी जहां पे कम होंगे, हमें उस इंश्योरेंस कंपनी की तरफ जाना होगा। अब कंक्लूजन में अगर हम बात करते हैं, तो दोस्तों ये सारे जो हमने 10 पॉइंट्स आपको बताए हैं, उन पे आपको जरूर ध्यान रखना है इंश्योरेंस लेते टाइम। और पॉलिसी लेने से पहले उसको अच्छे से रीड करना है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट को अच्छे से रीड करना है। प्रपोजल्स की टर्म्स कंडीशंस चाहे कितनी भी छोटी छोटी क्यों ना लिखी हो, उनको अवश्य पढ़ लें। उनका जो आलस्य है वो बिल्कुल नहीं करना है कि इतने छोटे छोटे 100 पॉइंट्स दे रखे, इनको कौन पढ़ेगा। वो नहीं पढ़ोगे तो इंश्योरेंस कंपनी के फायदे में ही रहेगा, आपके फायदे में बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर आपको अपना फायदा देखना है तो उन छोटे छोटे पॉइंट्स को जरूर पढ़ लीजिए, ताकि आपको आगे नुकसान ना रहे। और जो भी आप डिसीजन लेते हैं वो पूरा अच्छी तरीके से सोचकर समझकर डिसीजन लेना है। किसी इंश्योरेंस सेलर या इंश्योरेंस एजेंट के बहकावे में आकर के, उनके प्रेशर में आकर के कि भाई ये रोज रोज कॉल कर रहा है, चलो इससे पॉलिसी ले लेते हैं, इस टाइप का डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेता है। फाइनेंशियल डिसीजन हमेशा इमोशन से नहीं, अपनी ओपननेस से ही लेने चाहिए। अपने जो फाइनेंशियल कंडीशन जो आपके फायदे में रहे उसके अकॉर्डिंगली ही लेने चाहिए। तो ये था हमारा इंश्योरेंस पे वीडियो, जो 10 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को जो हमारा वीडियो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके हमें जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग प्रिशा एकेडमी। थैंक्स अ लॉट।